हेलो स्टूडेंट्स, स्फीयर्स का दूसरा वीडियो आप सभी का स्वागत है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस का दूसरा वीडियो। और पहले क्रम में मैंने आपको बताया था सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दूसरे नंबर पे बताया था डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और अब तीसरे नंबर पर आप देखिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म। शुरुआत कैसे करते हैं देखो। लेट माइनस यू कामा माइनस वी कामा माइनस डब्ल्यू बी द सेंटर एंड स्मॉल आर द रेडियस। सहायक क्रिया दो बार नहीं लिखते इसलिए बी नहीं लिख रहा। आर द रेडियस। लेट एक्स वाई जेड बी जनरल पॉइंट ऑन द स्फीयर, देन द इक्वेशन of the sphere is, सेंटर रेडियस मालूम है, ये अल्फा बीटा गामा है, तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस u होल स्क्वायर प्लस y प्लस v होल स्क्वायर प्लस z प्लस w होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस कांस्टेंट इकट्ठा रखिए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, समझ में आ रही बात ना? आपके मन में एक कौतूहल आना चाहिए था, अब तक प्रश्न उठ जाना चाहिए था, ये निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव तीनों कोऑर्डिनेट आपने क्यों लिया गुरुजी? बच्चा जी अभी मैं उत्तर देता हूं, अभी मैं समझाता हूं। implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। नंबर 1, where d इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये कांस्टेंट की गठरी थी, उसकी जगह एक सिंगल कांस्टेंट हमने रख दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जनरल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो ये उसमें उम्मीद की जाती है कि सारे टर्म्स आप पॉजिटिव में लिखिए, प्लस प्लस प्लस। जनरल इक्वेशन का मतलब ये होता है जब प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 का है, सब प्लस प्लस प्लस, ये एक चलन है। जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं सब प्लस 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 लिखिए, जरूरी नहीं है लेकिन एक चलन है। तो अगर यहाँ पे हम u v w लिए होते तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फिर ये टर्म माइनस, ये टर्म माइनस, ये टर्म माइनस आता। इसलिए पहले से व्यवस्था की गई है कि हम पॉजिटिव टर्म ही आवे, नेगेटिव नहीं आने पावे, उसके लिए ऐसा किया गया है। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, किसी जनरल इक्वेशन में कांस्टेंट की गठरी नहीं रखी जाती है, एक सिंगल कांस्टेंट उसकी जगह होना चाहिए, वो भी काम हमने कर दिया। अब हम लिख रहे हैं 10, कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d। एक लाइन में नहीं आया इसलिए फिर से लिख रहा हूं, एक लाइन में आ जाना चाहिए था। 10
कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड विच इज नोटेशन स्टैंड्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी। ये इतने हिस्से को हमने ये नोटेशन दे दिया। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड थ्रू आउट द होल चैप्टर इस नोटेशन को हम यूज करेंगे। इक्वल्स टू 0, ये तो स्फीयर का इक्वेशन क्या हो गया? कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स द स्फीयर whose center is minus u minus v minus w। इस जनरल इक्वेशन से हम सेंटर कैसे लिखेंगे? x के कोफिशिएंट के आधे का निगेटिव, y के कोफिशिएंट के आधे का निगेटिव, z के कोफिशिएंट के आधे का निगेटिव, ये सेंटर हो गया। whose center is फलाने and whose radius is स्मॉल r जो कि बराबर होगा अंडर रूट, यहां से आप r की वैल्यू निकालो। अच्छा, r स्क्वायर को इधर करो, d को उधर करो, फिर r अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d फुल स्टॉप। ये रही बात। ठीक, बात समझ में आ गई? अब इसका हम वेक्टर फॉर्म भी आपको बताना चाहेंगे। जानिए, जानने में बुराई क्या है? वेक्टर फॉर्म, let माइनस स्मॉल c वेक्टर, ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, ऐसे लिख दे रहे, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर एंड स्मॉल r द रेडियस। let small r vector be position vector of general point on the sphere, then the equation of the sphere is, then the equation of the sphere इज, याद है ना आपको? क्या लिखे थे आप? r माइनस ए डॉट r माइनस ए, यही था? नहीं, r माइनस सी डॉट r माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये था। अरे भाई, ये स्क्वायर हो गया, सेंटर का पोजीशन वेक्टर सी लिए थे, ये हो गया जनरल पॉइंट पी आर, मिला दिया, ऐसा था। तो सी पी एरो इज इक्वल टू ए, माने मॉड स्मॉल r माइनस सी इक्वल टू ए, स्क्वायर कर दिया तो ये सब आ जाएगा। तो अब जब c लिए थे तब ऐसा था, अब माइनस c लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और a की जगह हम लोग r लिए हुए हैं इस समय। तो यहां पे हो गया r स्क्वायर। implies that वेक्टर r डॉट वेक्टर r प्लस r डॉट c और c डॉट r एक ही चीज होता है। डॉट स्केलर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो लिख दिया हमने प्लस 2 वेक्टर r डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर c स्केलर c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 0। इसी को
ऐसे हम लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल आर वेक्टर विच इज नोटेशन स्टैंड्स फॉर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर प्लस 2 वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी और प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर डी इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप चाहें तो आर डॉट आर को भी स्केलर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, जो आपको अच्छा लगे। 10 कैपिटल एफ ऑफ वेक्टर आर which is vector r dot vector r plus 2 vector r dot vector c plus d equals to 0 represents the sphere whose center is small c vector and whose radius is यहां से निकाल लो आर स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी, तो आर बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस डी। ये है बेटा वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया। अब छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट आप और देखा, इधर साइड में लिख दे रहे हैं जगह बना के। पॉइंट स्फीयर, ऐसे पॉइंट सर्किल होता है। कल्पना करो एक गोले को, उसका एक सेंटर है और उसके पास रेडियस है। रेडियस कम करते जाएं तो स्फीयर का साइज छोटा होता जाएगा। इफ रेडियस टेंड्स टू 0 then the size of sphere tends to a point, तो जो पॉइंट बचेगा वही पॉइंट स्फीयर है। यानी कि a sphere of 0 radius, ध्यान से देखना भाई, ज्योमेट्री का मजा। a sphere of 0 radius is called point sphere। ऐसे a circle of 0 radius is called point circle। next pseudosphere, pseudo माने होता है छद्म, pseudosphere a sphere of imaginary radius, a sphere of imaginary radius is called a pseudosphere। Here next, power of a point with respect to a sphere। एक ये भी एक फैक्ट है जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा। चूंकि जनरल इक्वेशन से ही ये कनेक्टेड मामला है, इसलिए यहीं पर इसको हम बता देना चाहेंगे। पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट with respect to a given sphere। हाँ, ये डेफिनेशन है, अभी भी लिखेंगे ना, इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ पॉइंट, चलो कैपिटल ए से लिख दें, कोऑर्डिनेट ले लें, x1 y1 z1 या अल्फा बीटा गामा या ABC, जो आपके मन करे, ABC। The power of the point A with coordinates ABC with respect to the sphere capital F of XYZ equal to 0
इज कैपिटल एफ ऑफ ए बी सी, यही एंटिटी है पावर, इसी को पावर से डिफाइन किया गया है। कैपिटल एफ ऑफ ए बी सी is termed as the power of the point ABC with respect to the sphere capital F of x y z equal to 0. अब हम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा हेवी आइटम, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू 4 पॉइंट्स। हाई स्कूल में आपने थ्योरम पढ़ा है प्रमेय ज्योमेट्री में, प्लेन ज्योमेट्री में, कि 3 बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। देयर पास वन एंड ओनली वन सर्किल थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल फैक्ट स्फीयर में है कि 4 बिंदुओं से एक और केवल एक ही गोला खींचा जा सकता है। थ्रू गिवन 4 पॉइंट्स वन एंड ओनली वन स्फीयर कैन बी ड्रन। तो उसी स्फीयर का हम इक्वेशन अब निकालेंगे जब गिवन 4 पॉइंट्स से होके जाता है। ये काम थोड़ा हैवी है। हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू 4 पॉइंट्स, नॉट 3, थ्रू 4 पॉइंट्स। स्फीयर की इक्वेशन लिखा जाए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। सर्किल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में याद है ना, जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद करें, ये सर्किल है ना, और ये स्फीयर का इक्वेशन देखो मिलता जुलता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, इसमें तीनों के कोफिशिएंट 1 1 1 है। फिर 2gx जैसा ये हो गया, 2fy जैसा ये हो गया, ये बढ़ गया, एक फ्री कांस्टेंट यहाँ भी वहाँ भी। अब इसे आप 4 बिंदुओं से पास कराइए। इफ it passes through x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4, then कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। नंबर 2, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस d इक्वल्स टू 0। x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2ux3 प्लस 2vy3 प्लस 2wz3 प्लस d इक्वल्स टू 0। x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर हो, प्लस 2ux4 प्लस 2vy4 प्लस
2WZ4 प्लस D इक्वल्स टू 0। नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, UVW और D को, UVW और D को एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेशन हम करेंगे सिल्वेस्टर मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन की मदद से। सिल्वेस्टर मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन की ट्रेनिंग आपके टीचर ने आपको प्लेन चैप्टर में जरूर दिया होगा, क्योंकि वहाँ बिना इसके काम ही नहीं चलता, और चलेगा तो बहुत मुश्किलात होंगे। सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन को आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो एक हमारी प्लेलिस्ट ही है, उसमें 2 या 3 वीडियोस होंगे, ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, उसको आप देख डालिए पूरा। ये हमारी सलाह है। सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन की एक प्लेलिस्ट है, बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, उसको आप पूरा देख डालिए। हाँ, झंझट खत्म। अगर ज़रा भी आपको कम क्लियर हो सिल्वेस्टर मेथड तो एकदम क्लियर हो जाए। सिल्वेस्टर मैथमेटिशियन का नाम है। गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप जानते हैं, उसी तरीके से सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी आप जान लीजिए। ये डिटर्मिनेंट की टेक्निक है। अगर 4 अननोन्स को एलिमिनेट करना है तो आपके पास 4 रोज होने चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ सभी में 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कॉलम ये हो जाएगा, एक कॉलम ये हो जाएगा, एक कॉलम ये हो जाएगा, एक कॉलम ये हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4। हाँ, 5 होने चाहिए। ये तो हमसे भूल हो गई, मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर 2 को एलिमिनेट करना है तो 3 इक्वेशंस होने चाहिए। अगर 3 को एलिमिनेट करना है तो 4 इक्वेशंस होने चाहिए। और अगर UVWD 4 को एलिमिनेट करना है तो 5 इक्वेशंस होने चाहिए। वो 5 इक्वेशंस आपके पास है क्या? हैं 1 2 3 4 एंड 5। एक कॉलम D का बन जाएगा, एक कॉलम W वाला बन जाएगा, एक कॉलम V का बन जाएगा, एक कॉलम U का बन जाएगा। 1 2 3 4 कॉलम हो गए, और 5वां कॉलम इसका हम बना लेंगे। इसीलिए इसको हमने ब्रैकेट में रखा था। यहाँ भी इसको ब्रैकेट में कर दो। ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो फिर ये 3 कॉलम हो जाएंगे ना। इसी चालाकी बस ऐसा किया गया। अब देखो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, एलिमिनेटिंग UVWD न लिख करके मैं लिख रहा हूँ 2U 2V 2WD। ये कैसे लिखा जाता है समझो। देखो, जैसे कि पहले कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे हम। इस दूसरे कॉलम में देखो ध्यान से 2U सब में है तो वही 2U लिखा जाता है। तीसरे कॉलम में 2V सभी में है तो 2V लिख दिए। फिर चौथे कॉलम में 2W सभी में है तो 2W लिख दिए। 5वें कॉलम में D सभी में है तो D लिख दिए। अगर -D सभी में होता तो -D लिख देते हैं। बाय सिल्वेस्टर मेथड, बाय सिल्वेस्टर्स मेथड वी है। क्या करते हैं इसमें? डिटर्मिनेंट बनाते हैं। पहला कॉलम उठाइए, उसमें जो कॉमन हो उसको छोड़ के सब लिख डालिए चिन्ह के साथ। तो पहले कॉलम में कुछ कॉमन है ही नहीं है, एज इट इज उतार देना है। x² + y² + z², x1² + y1² + z1², x2² + y2² + z2², x3² + y3² + z3² और x4² + y4² + z4²। ये दूसरे कॉलम में 2U को छोड़ के जो बच गया, 2U को छोड़ के x चिन्ह के साथ, x x1 x2 x3, x x1 x2 x3 और x4। तीसरे कॉलम में 2V को छोड़ के जो बच गया, y y1 y2 y3 y4। कलर हम कॉलम वाइज चेंज कर दे रहे हैं, इससे ये समझ में भी आएगा ना कि कॉलम वाइज काम हो रहा है। चौथे में 2W को छोड़ के लिखो भैया Z Z1 Z2 Z3 Z4। और 5वें में
डी को छोड़ के लिखना है, तो डी को छोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट पूरा हुआ, इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन है उस स्फीयर का जो 4 बिंदुओं से होके जाता है। ठीक है ना, ये क्या चीज है? ये है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर which passes through four points x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4 फुल स्टॉप। तो इसको देख के आपको थोड़ा सा हड़क हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, अरे बाप रे इतनी बड़ी सारणिक, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट तो हम कबो खोले ना है। सही बात है, इंटरमीडिएट में 3rd ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट होता है, ये 5th ऑर्डर का है। तो घबराइए मत, जैसे 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं वैसे ही 5th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, वैसे ही 4th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। ये एकदम चिंता ही नहीं करिए, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। डिटर्मिनेंट से हड़किए मत, फिर हम इस पर आधारित एग्जाम्पल भी कराएंगे आपको, तो सब समझाएंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3rd ऑर्डर आप जानते हैं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं। डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। पहले तो एक बात अब लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बता दे रहे, कोई भी डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का हो वो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है। तो हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। देखो क्या करेंगे, ये एलिमेंट लिखेंगे, ये एलिमेंट जिस रो में स्थित है उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम को छोड़ेंगे, जो व्यवस्था बचेगी उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट B2 B3 और C2 C3। ये फिर दूसरा एलिमेंट लिखेंगे A2। A2 जिस रो में स्थित है उस रो को छोड़ो, जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम को छोड़ो, जो व्यवस्था बच गई उसको लिखो। तो क्या बचेगा? B1 B3 C1 C3। B1 B3 C1 C3। फिर एलिमेंट हम लिखेंगे A3। A3 वाला रो, A3 वाला कॉलम छोड़ दिए, B1 B2 डिटर्मिनेंट बचा, B1 B2 और C1 C2। अब देखिए ये जो A1 A2 A3 है ना, ये जो A1 A2 A3 है, इसके साथ कोफिशिएंट होता है, इसके साथ कोफिशिएंट होता है। अब हम सिंगल इंडेक्स में लिखे हुए अगर A11 A12 A13 वाला इंडेक्स लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हर एलिमेंट के पहले जो चिन्ह लिखा जाएगा -1 टू द पावर I प्लस J लिखा जाएगा। I उस रो को बता रहा है जहां एलिमेंट स्थित है, J उस कॉलम को बता रहा है जहां एलिमेंट स्थित है। तो आओ इस एलिमेंट का हम कोफिशिएंट पता करें। इस एलिमेंट का कोफिशिएंट क्या होगा? -1 टू द पावर, ये एलिमेंट कहाँ स्थित है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर। तो बराबर क्या आ गया? 1, यानी कि चिन्ह क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका -1 टू द पावर, ये कहाँ स्थित है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर। तो -1 पे 3 पावर कितना आ गया? माइनस, यानी कि ये माइनस होगा। ये कहाँ स्थित है? -1 टू द पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये प्लस हो गया। भाई यही कॉन्सेप्ट है बाबू, एकदम यही कॉन्सेप्ट है।
अब देखो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही हम एक्सपेंड करके आपको दिखा दे रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ फोर्थ ऑर्डर A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4। ये हो गया ना फोर्थ ऑर्डर का। फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर रहे हैं। पहला एलिमेंट लिखा हमने A1, इसका साइन कितना होगा -1 टू द पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, यानी कि आ गया 1 जो कि पॉजिटिव है। A1 जिस रो में स्थित है उस रो को छोड़ो, जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम को छोड़ो, जो व्यवस्था बच गई उसका सारणिक लिखो डिटर्मिनेंट। क्या बचा? B2, B3, B4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, C2, C3, C4, D2, D3, D4, D2, D3, D4, ये बचा। फिर पहली रो का दूसरा एलिमेंट लिखें A2। A2 का साइन क्या होगा -1 टू द पावर। किस रो में स्थित है? पहले में। किस कॉलम में स्थित है? दूसरे में। तो -1 पे 3 पावर माने -1 जो कि नेगेटिव है, तो यहां माइनस लगा दिया। A2 जिस रो में स्थित है उस रो को छोड़ो, जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम को छोड़ो, बचेगा B1, B3, B4, B1, B3, B4, C1, C3, C4 और D1, D3, D4। नेक्स्ट, अब बारी है A3 की। तो A3 का साइन पता करिए -1 टू द पावर। कहाँ स्थित है ये? किस रो में, किस कॉलम में? पहले रो में और तीसरे कॉलम में। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम। तो -1 पे 4 पावर 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसे दिमाग में रखो बेटा, ऐसे मत रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें गड़बड़ कर सकते हो, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब A3 जिस रो में स्थित है उस रो को छोड़ो, जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम को छोड़ो, तो व्यवस्था जो बची उसका सारणिक लिखो, डिटर्मिनेंट लिखो। B1, B2, B4, B1, B2, B4, C1, C2, C4, D1, D2, D4। अब बारी है A4 की। A4 का साइन क्या होगा? पहला रो और 1 2 3 4 चौथा कॉलम, तो -1 पे पावर क्या लगेगा 1 + 4 यानी कि नेगेटिव, ठीक ना। तो फिर लिखेंगे -A4 इंटू A4 जिस रो में स्थित है उस रो को छोड़ो, जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम को छोड़ो, और जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट, ये छोटा ये छोटा, B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, फुल स्टॉप। हो गया एक्सपेंशन। अब आपके पास कुल 4 थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं, और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट खोलना आप जानते हैं। इसे भी एक्सपेंड कर लेंगे, इसे भी, इसे भी, इसे भी, और वैल्यू आपके सामने है। थोड़ा हैवीनेस महसूस हो रहा होगा कि बड़ा हैवी वर्क है, लेकिन आप हैवी वर्क से मत घबराइए। आप पहले सीखिए, मैकेनिज्म जानिए कि ऐसे होता है। जब करना होगा तो देखा जाएगा। समझ में आ गया ना। अब हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ फिफ्थ ऑर्डर नहीं बता रहे आपको, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सीख लिया। जैसे फोर्थ ऑर्डर को एक्सपेंड किए हो ना, वैसे ही फिफ्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है। चिन्ह के वही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। वीडियो लाइक करिए, अगली वीडियो में बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।